अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अमरीकी नायब सदर के मुतनाज़ बयान और भारत की जानिब से हमले की इत्तलात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से अहम और बड़ा दो टोक पैगाम सामने आ गया है। भारत ने जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब के लिए तैयार रहे। जंग की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। सिपह सालार ने तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, लेकिन भारतीय फौज में मच गई है खलबली। धड़ाधड़ वहां पर बरतरफियां हो रही हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काले पानी की सजा देते हुए DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदे से भी छुट्टी करके जबरी तौर पर उनको भेज दिया गया है। भारतीय फौजी क़यादत में इस बड़ी तब्दीली को रॉ की खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करने से जोड़ा जा रहा है, जो TRF ने भी हासिल कर लिया है। लीक डॉक्यूमेंट्स के बाद दुनिया भर में रॉ को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लीक्ड फाइल्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची थी। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का पोल खोला गया था। जनरल राणा की इस बेइज्जती और बेतौकीरी से भारतीय फौज का मोरल बुरी तरह मुतासर हुआ है। कल द रेजिस्टेंस फ्रंट ने रॉ से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात लीक करके इंडियन खुफिया इदारे के झूठ का जो भांडा है वो भी चौराहे फोड़ा था। इन दस्तावेजात में नाज़रीन जिला अनंतनाग में एक ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का प्लान बनाया गया था, जिसके तहत इंडियन मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले मुतहर्रिक किया जाना था और सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। लीक मंसूबे के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटों के अंदर मसनूई जहानत के जरिए गवाहों के बयानात जमा किए जाने समेत गैर वाज़े वीडियो से तस्वीर दोबारा तैयार की जानी थी और 200 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम चलाई जानी थी। इस सारे फ्रॉड ऑपरेशन का मकसद जो है ना वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करना और बहस को कश्मीर से हटाकर मुबैना आलमी मजहबी साजिशों की तरफ मोड़ना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो झूठ होता है पाँव नहीं होते उसके। इससे पहले भारतीय फ़ज़ाइया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर को ओहदे से हटाया गया था। एयर मार्शल मंगल की रात मकबूजा कश्मीर में रफ़ाएल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की जानिब से रफ़ाएल तैयारों को फौरी और मौसर अंदाज में रोके जाने के बाद एयर मार्शल SP धारकर की पेशा वराना सलाहियतों पर सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय फ़ज़ाइया के नायब सरबराह ने अपने पायलट्स की रफ़ाएल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि भारतीय रफ़ाएल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस हो गए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए रफ़ाएल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया था। नायब एयर सरबराह की तब्दीली ये बहुत बड़ी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। इस कहानी में नाज़रीन इंडियन आर्मी के कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंदर कुमार भी शामिल हैं, जिनको मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने पर 2 रोज़ पहले ही भेज दिया था घर। इंडियन फौज इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। सिपाही से लेकर कमांडर्स तक का मोरल डाउन नज़र आ रहा है और ऐसे में अमरीकी नायब सदर ने मुतनासिब बयान देकर शायद भारत को एक मौका दिया है कि वो फेस सेविंग कर ले। JD वेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब देगा जिससे वसीतर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। कल तक अमेरिका न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था, भारत को जारहाना कार्रवाइयों से बाज रहने का पैगाम दे रहा था और ऐसे में अमरीकी नायब सदर का इस तरह का बयान आ जाना ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्या ये बयान अमरीकी नायब सदर का ज़ाती है या फिर अमरीकी पॉलिसी है, इसकी वजाहत तो अब तक नहीं आई है, लेकिन बयान के दरमियान एक खबर ज़रूर सामने आई है। भारत ने कल अमेरिका के साथ तकरीबन 13 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर्स का एक दिफाई मुआहदा किया है। ये मुआहदा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन और इससे मुताल्लिक़ा साजो सामान की मुमकिना ख़रीदारी का है। हम नाज़रीन समझ सकते हैं कि भारत अपना दिफाई साजो सामान सबसे ज़्यादा रूस और दूसरे नंबर पर अमेरिका से लेता है और अमरीकी कोशिश रही है कि भारत इससे मज़ीद डॉलर्स के हथियार ख़रीदे। अब हम समझ सकते हैं डॉलर्स की खुशबू हर तरह की इंसानियत को, हकीकत को और सच्चाई को ख़त्म कर देती है और डॉलर्स की जो भूख होती है वो इन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन झूठ के दम पर पाकिस्तान से जंग करने चले मोदी को भारत में बसने वाले लाखों सिखों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा है। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा
कहते हैं कि बीजेपी सरकार को वो खबरदार कर रहे हैं कि सिख भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाक सरजमीन जहां बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है वहां हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान के रहनुमा ने मोदी को बड़ा साफ साफ बताया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये जंग मोदी की सियासी मौत साबित होगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, इनके करीबी साथी और साबिक फौजी ऑफिसर रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो फिर बांग्लादेश भी खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने भारत को बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो उनकी शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने सरहद के दोनों पार शहरियों के अपने अपने घरों के जाने के रास्ते में रुकावटें डाली हैं। किसी को वीज़े का बहाना बनाकर बॉर्डर पर कई दिनों से रोका जा रहा है तो किसी को बिला वजह ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आज हुकूमत पाकिस्तान ने नाज़रीन इंडिया से वाघा के रास्ते लौटने वाले पाकिस्तानियों की परेशानी दूर करते हुए बताया है कि हम इंडिया में फंसे हुए जो अपने शहरी हैं उनको वाघा बॉर्डर के से वापस लाने को तैयार हैं। जो पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज भारतीय हैं उन्हें मुल्क से निकाला नहीं, जो सिख इबादत के लिए आए हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ये इंसानियत क्या होती है? बेशक पाकिस्तान ने अपने किरदार से इस बात को साबित किया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, खुशामदीद आपको कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए, 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है अकील साहब, तो क्या मौजूदा सूरत हाल में APC भी बुलाई जा सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल 5 का जो है हमारी जनरली जो है वो महीने में जो है हमें मुलाकात करनी होती है क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जो डेज़ हैं, जो कैलेंडर है पार्लियामेंट्री कैलेंडर, उसके हवाले से भी हमें दिन पूरे करने होते हैं। काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेशन भी जो है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है जो ऑलरेडी कमेटीज़ के थ्रू हो के आई है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो भी जो बिज़नेस एज यूजुअल लेजिस्लेशन होती है वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आनी है, वहाँ से पास होनी है, उस पर भी डिलिब्रेशंस होनी है। तो ये उस हवाले से बुलाया गया है इजलास, एक रूटीन के हवाले से जो एक्सपेक्टेडली है कि 5 तारीख को बुलाया जाएगा। फिलवक़्त तो कोई मुसद्दक़ा इत्तलात उस तरह मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली 5 तारीख का है। दूसरा जो आपने APC की बात की तो मैं उसको खारिज इम्कान नहीं कहूँगा, और उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मसला है नेशनल सिक्योरिटी का जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं और मुत्तहद हैं। गो के अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर अगर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाए जिसमें तमाम तर पार्लिमानी पार्टियां उसका हिस्सा हों, लेकिन देखने को ये मिलता है कि एक सियासी जमात जो है उसने इज्तनाब किया और वो बिल्कुल भी नहीं आई, हामी और रजामंदी के बावजूद, अपनी लिस्टें फराम करने के बावजूद 11th आवर पर वो नहीं आए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर APC बुलाई जाती है, जिसका मुझे यकीन भी है कि वो बुलाई जाएगी इस तमाम तर मामले के ऊपर, बिकॉज सेंसिटिविटी और सीरियसनेस इस मामले की इस तरह की है कि जमातों को बिल्कुल जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और अदरवाइज भी बिल्कुल APC बुलानी चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर, और उनकी भी अगर कोई गुजारिशात हैं तो उनको भी सामने रखना चाहिए। वैसे 5 तारीख को एक्सपेक्टेडली जो बुलाया जाना है उस पर मुत्तफ़िका तौर पे रेजोल्यूशन भी आएगी जिस तरह सेनेट के थ्रू आई, और नेशनल सिक्योरिटी पे किसी किस्म का जो है वो ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है और ना ही उसको लाइटली लिया जाए। अच्छा अकील साहब, इस सारे तनाजुर में मियाँ साहब के हवाले से भी एक बात की जा रही है कि वो शायद हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि जारहाना पॉलिसी छोड़कर बातचीत का चैनल ओपन किया जाए, तो इसे जरा कंफर्म कर दीजिएगा, मियाँ साहब खुश नहीं है हुकूमत की पॉलिसी से? नहीं, देखें इसमें तो कोई ऐसी इतलात नहीं है, और मियाँ साहब की अपनी स्टेटमेंट भी आज अगर आप उठा के देखें सोशल मीडिया के हैंडल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उस पर मियाँ साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद जो है कोई अभाम रह जाना चाहिए। मियाँ साहब का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे आ चुका है बतौर पार्टी सदर, तो इसमें ये जो चहम गोइयाँ चल रही हैं कि आप खुश नहीं है, इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। नहीं तो फिर मियाँ साहब गाइडेंस दे क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई थी, CM साहिबा की भी मुलाकात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल इस मसले के ऊपर तमाम तर जो मामला था
मियाँ साहब की गाइडेंस मौजूद थी। मियाँ साहब ने बिल्कुल सपोर्ट किया है जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है, जिस तरह हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, दीगर फ्रंट्स पे इस तमाम तर इशू के ऊपर, तो मियाँ साहब ने बिल्कुल उनकी सपोर्ट है, उन्हीं की गाइडेंस के साथ जो है वो हम चल रहे हैं। ये फरमाइएगा सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जंग का कितने फीसद इम्कान है? क्योंकि 2 रोज पहले वजीर इत्तलात की तरफ से रात के एक पहर होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बताया जाता है कि कितने घंटों में खतरा मौजूद है। अब भी है ये इम्कान? उस वक्त जब रात के उस पहर में वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक रियल टाइम थ्रेट थी उस तमाम तर ऑल्टरकेशन के ऊपर जो LAC के ऊपर तमाम तर मामला हो रहा था, और वो उन्होंने शेयर किया कौम से भी और तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाया कि हम एग्रेसर नहीं हैं, हम बिल्कुल वी आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन। यहाँ पे हम अपने सेल्फ डिफेंस में हत्तल इम्कान जो हमारी कोशिश होगी, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम कभी भी किसी पे एग्रेस ना करें, कभी भी खुद पहल ना करें इस मामले के ऊपर। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किसी भी तरफ से हुआ तो हम उसका पूरा जवाब देंगे, बल्कि पूरा हम उससे 2 हाथ आगे जाके जो है आपको रिस्पॉन्ड करें। मलिक साहब, ये खतरा आज भी मौजूद है, खास तौर पर जिस तरह का नायब सदर का स्टेटमेंट आया है सामने उसके बाद? देखें, पास्ट अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड से देखें तो भारत ने पुलवामा वाले भी तमाम तर मामले पे 10 से 12 दिन लिए थे। आज गालबन मेरे ख्याल से इस तमाम तर अफसोसनाक वाक़े के बाद 11 दिन है, 10वां या 11वां दिन है। तो मैं समझता हूँ अभी भी तमाम तर मामला है, और मेरे लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है जो इंटरव्यू अमेरिका के नायब सदर ने दिया है, जो उन्होंने कहा है कि भारत अपना जो भी एक्शन करना है वो करे, उसके बाद मतलब ये तो हमने तो एक पेशकश की है कि एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के दिल में तो चोर नहीं है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया जो इल्जामात भारत ने लगाए, वरना ही तो हम ये पेशकश क्यों करते? वजीर आजम ने पेशकश क्यों की? इसीलिए की कि पाकिस्तान हैज़ नो रोल टू प्ले इन एनी ऑफ दिस। तो हमें अगर इस तरह तमाम तर मामला होगा तो बिल्कुल आज आपने देखा कि जो मुख्तलिफ हवालों से, जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी जिस तरह उनकी भी फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है या दीगर विजिट्स हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के, तो बिल्कुल हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम अपनी सॉवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे और कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी पे बिल्कुल कतई नहीं बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइए, इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, हालात में जो संजीदगी है, जो मामलात हैं उसको, कशीदगी को कम करने के लिए क्या UAE, ईरान, सऊदी अरब वगैरह भी किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और बिल्कुल जो अपना किरदार है वो अदा कर रहे हैं। दीगर दोस्त ममालिक भी जो हैं इसमें बिल्कुल कर रहे हैं अपना अपना किरदार अदा, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हमने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को ने जो इस दफ़ा डिप्लोमेटिकली गेन किया है, अगर आप देखें कि दफ्तर खारजा की तरफ से या बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी, उन्होंने इंडिया की किसी एक इल्ज़ाम के ऊपर कान नहीं धरा, और पाकिस्तान ने विद फैक्ट्स, विद प्रूफ जो है तमाम तर ये मामला जो है पूरी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखा, और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी तक़वियत मिली, उसको पजीराई मिली कि पाकिस्तान वाक़तन ये सबूतों के साथ जो है ये तमाम तर मामला पेश कर रहा है। तो इकोनॉमिस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, दीगर BBC को देख लें, तमाम जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि भारत बिल्कुल रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन पहले सबूतों पे पहले कोई ऐसी चीज सब्सटैंशिएट तो करे जो वो इल्जाम लगा रहा है। सर, परसों हमने देखा एक कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी ओहदा DG ISI को दिया गया, और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि बातचीत के लिए ये माहौल, साजगार माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन कल नफी की वजीर दिफा ने इस बात की, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ही वाहिद हल है। तो रास्ते खुले हुए हैं बातचीत के फिल वक्त एज वी स्पीक नाउ। किरण साहिबा, मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की बातचीत जो है वो उस हवाले से नहीं है। जो एक फॉर्मल कॉन्टैक्ट DGMOs का गालबन हुआ है वो ही हुआ है, उसके अलावा किसी किस्म की बातचीत की तरफ जो है मामला नहीं बढ़ सका, और उसकी वजह यह कि ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है वो फिल वक्त इन हालात में कैसे जो है तमाम तर मामला चलेगा, जब इतनी कशीदगी है। और हम तो इंगेज करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी की
अकील साहब, डॉन न्यूज़ की ये खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। भारत और पाकिस्तान दोनों ने वाशिंगटन के इक़्तिदारी हलकों में अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए ट्रंप के साबिक़ इत्तेहादियों की खिदमात हासिल की हैं। $2 लाख महीने का एक मुआहिदा अमरीकी फर्म से पाकिस्तानी हुकूमत देखिए, ने मैंने किया भी है। वो ये खबर दुरुस्त पढ़ी है? है, लेकिन मैं उसको कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ तो उन्होंने कहा कि एनलिस्ट किया, क्योंकि आप अमेरिका में जब लॉबिंग सर्विसेज हायर करते हैं तो उनको एज फॉरेन एजेंट्स अपने आप को डिक्लेयर करना होता है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। गालिबन इंडिया का उन्होंने बताया कि इतनी अमाउंट के वो पैसे दे रहे हैं अपने लॉबिस्ट को, और पाकिस्तान का जो अलेजेडली बात सामने आई है, लेकिन कंफर्मेशन या उसको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे इल्म में नहीं। अच्छा अकील साहब, इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान ने बाकायदा सिफारती जराए से भारत को नोटिस देने का फैसला किया है, तो ये कब तक होगा सर? देखिए, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या सफारती फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे हमने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया, और बिल्कुल हम वो करते आ रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे भी लीगल फ्रंट पे भी हम, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाइब्रिड है, लीगल और डिप्लोमेटिक दोनों, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ उसका एक बीच में मिक्स है, और उस हवाले से जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिल्कुल उसका जो भारत की तरफ से कम्युनिकेशन है या जो बंद किया गया है, जो सो कॉल्ड एक यूनिलैटरली ट्रीटी को होल्डिंग इन अबेयंस या सस्पेंशन उसकी की गई है, उसको मुअत्तल किया गया है, उसका बिल्कुल हम डिप्लोमेटिकली थ्रू डिप्लोमेटिक्स जो चैनल्स हैं उस खत का जवाब देंगे, और ये इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि जवाब उनको मिल भी जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने सर ये जो पानी का मसला है ये आलमी अदालतों में लेकर जाना था, लेकिन उन्हें 5 दिन पहले जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला हुआ उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान बताया कि वो मामला मौखर हो गया है, तो उसकी क्या वजूहत थी और अब क्या पोजीशन है उसकी? नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। अच्छा। मैं थोड़ा जो मैंने कंफर्म किया है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, उन्होंने किसी और मामले में आईसीजे जाना था, और वैसे भी सिंतास मुआहदे का जो भी ये हमारा अगर कोई वायलेशन है तो वो आईसीजे में डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसके लिए अपने वेरियस जो है, नहीं वर्ल्ड बैंक भी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी है, पहले तो कमिश्नर्स हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, ये तमाम तर उसमें है, लेकिन उन्होंने किसी और मामले में जाना था, और ये शायद उसके साथ मंसूब है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। सर, जब इस तरह का जंगी माहौल बनता है तो इंसानी अलमिया भी पैदा होता है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई है, कुछ वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, कुछ यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। अब जो हमारे लोग हैं उनके लिए तो हमने फैसला किया है, लेकिन कुछ इंडियंस भी हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो इलाज की गर्ज से आए हुए हैं, या फिर जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, हमने जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आए हैं, जो भारतीय शहरी यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इस पॉलिसी का इतलाक जो है उन पे नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडर ट्रीटमेंट है। इसी तरह सिख यात्रियों के ऊपर हमने उनको इस्तिस्ना दी कि जो सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, जो भारतीय शहरी हैं, भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, उनको भी इससे इस्तिस्ना किया। तो कम से कम हमारी तरफ से देखें कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी को जो है हमने फ़रोग दिया और उसको आगे बढ़ाया। जहाँ पे भारत को देखें तो भारत ने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, और इल्ज़ामात भी लगाए, और इस तमाम तर मामले पे अभी तो शायद भी नहीं हुई थी, तो वो लोगों को वहीं पे बॉर्डर बंद करके उन्होंने आने भी नहीं दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, और अब तक हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है और किस तरह से फ्रंट फुट से हम लीड कर रहे हैं सारे मामले को, इस पर बात हो रही थी। शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेख साहब, सबसे पहले ज़रा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, और पाकिस्तान की जानिब से जो अहम फैसले हो रहे हैं उन अहम फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात बड़ा वाज़े है, खान साहब ये समझते हैं कि दिस इज द टाइम टू यूनाइट नेशन, एंड द होल नेशन जो है शुड बी एंड इट हैज टू बी यूनिफाइड। और ऐसा कदम, कोई भी ऐसा अमल जो पाकिस्तान में कौम को तकसीम कर रहा है और डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, खान साहब ने उस पे से उस अमल को रोकने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमल रोकने चाहिए, कौम को यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिफाई होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी ये कोई ऐसी शख्सियात या पार्टियां नहीं हैं जो कौम को यकजा कर सकते हैं। इनके स्टेक्स इस मुल्क में नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल भी जाना हो तो वो भी
इलाज भी इनके मुल्क से बाहर होते हैं। इनका क्या है, ये तो जिस वक्त हालात बहुत ज्यादा बुरे खुदा ना खास्ता हो गए तो वो छोड़ के चले जाए। और वैसे भी वो हकीकी हुक्मरान नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर इस दौर में फसाइयत, एक बड़ी तादाद में लोगों को तंग किया जा रहा हो, ये एक अमल है, ये ऐसी चीजें हैं जो कौम को तकसीम करती हैं। इनको फौरी बंद होना चाहिए। बाकी रह गया मोदी वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्राइन है उसकी, हिंदुत्व की और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, वो उनके बुज़दिलों वाले मामलात हैं। और उनके इस एक्शन ने, उनकी गुफ्तगू ने कौम को यकजा कर दिया है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि कौम की यूनिफिकेशन जो है वो हकीकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, ये लोग जो हैं वो उसको नहीं कर सकते। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने जेल के अंदर से भी यूनिफिकेशन की बात की है, जेल के अंदर से भी मोदी को डायरेक्ट ललकारा है, मोदी की डॉक्ट्राइन की बात की है, उनकी बुज़दिली की बात की है, कौम को तकसीम होने से रोकने की बात की है। और सर ज़रूरत भी इसी बात की है कि ऐसे सिचुएशन में इस वक्त सब जो है वो यूनाइटेड हो, पूरी कौम, और वो उसका सबूत पूरी कौम, हुकूमत पाकिस्तान और सब लोग दे भी रहे हैं। मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त आप अमेरिका का किरदार किस तरह का देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? कल वजीर खारजा का राब्ता होना, फिर आज नाइब सदर का बयान आना जहाँ पर वो भारत को कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई ना करें कि जिससे खित्ते में टेंशन जो है वो बढ़े, मामलात खराब हो। बात यह है कि ऑब्वियसली अमेरिका जो है बैशियत सुपर पावर और जो हालात हैं इस वक्त दुनिया में, उस हवाले से इस खित्ते के मुल्कों पे एक अपना खास इन्फ्लुएंस रखता है। और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि उनका भारतीय हुकूमत के साथ, भारतीय मईशत और भारतीय दिफा के हवाले से उनके क्लोज टाइज है जो बढ़ते जा रहे हैं, जो तशवीशनाक भी है सूरत हवाल के हवाले से, जबकि हमारे इशूज कश्मीर के अभी तक मौजूद हैं। तो उसमें अगर अमेरिकन कोई बात करते हैं तो उसको हम बिल्कुल फेंक नहीं सकते, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। सही। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की पेशकश की जा रही है कि आप न्यूट्रल तहकीकात करवा लें, न सिर्फ पहलगाम वाक़े पर, फिर साथ साथ फिर जाफर एक्सप्रेस वाले मामले को भी देख लें, तो उसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन। शेख वकास अकरम साथ ही मौजूद हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूदा जो सिचुएशन है इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब साथ मौजूद हैं। शेख साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑफ़र की है अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बनाने की, आपको लगता है कि भारत इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि जो उखाड़ पिछाड़ इस वक्त भारत में चल रही है, या जिस तरह से उनके साबिक गवर्नर, मकबूजा कश्मीर के गवर्नर हों या फिर साबिक रॉ के चीफ हों, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी की जो है और मोदी के जो मामलात हैं वो सारी दुनिया के सामने है। वो सारी दुनिया बशर ऑफ गुजरात के नाम से जाने वाले इस शख्स को जो वजीर आजम बन गया, और हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को खुद ब खुद सफाई देते हुए पेश कर देना कि जी हमारी आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा रहे, ये हमारी हुकूमत की भी कोई मतलब ये कमजोरी वाली बात की इन्होंने, ये बात बनती नहीं थी। अब आप इस सवाल में देखें ना कि क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेट्स से वो नहीं मानते तो आपके पल्ले क्या रहेगा? आपको ये खुद ब खुद दौड़ के अपनी सफाइयां देने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे ही है जैसे यूसुफ रजा गिलानी ने हैसियत प्राइम मिनिस्टर कहा था कि जी मैं DGISI भिजवा देता हूँ इंडिया में, याद है आपको? तो वो वहां जाके जो है जवाब देते हैं, फिर काफी लान तान हुई थी और फिर उनको अपनी ये स्टेटमेंट स्टांस तब्दील। ये प्राइम मिनिस्टर भी कमजोरी वाली गल की थी ना। सर, हुकूमत की जानिब से 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी? क्योंकि इस वक्त मसला हुकूमतों का नहीं है, इंटरनल इश्यूज नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। हम बॉर्डर पे लड़ने वाले हर सिपाही के साथ खड़े, हम बॉर्डर पे लड़ने वाले हर फौजी के साथ खड़े, हम हर वो बच्चा, हर वो औरत, हर वो मर्द जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, मौजूद है, हम उसके साथ। हम किसी हुकूमत के पीछे नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हुकूमत जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, इस हुकूमत के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जैसे वज़रा जो पाकिस्तान को बदनाम
कर रहे हैं इस दौर में भी, जब वो कहते हैं कि वी हैव बीन डूइंग dirty work for last 30 years, a sentence which is being used and abused against Pakistan in the United Nations. इस किस्म के नाअहल निकम्मे लोगों के हाथों ये पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट से, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यहाँ बिठाया हुआ, अपने कौन से पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं, रियासत को जो है कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और 30 साल के पता नहीं कौन सी दुनिया के गन जो है वो अपने जिम्मे लिए रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इसी तरह है इनके मामला जी, ये तो दे आर नॉट, तो हम इनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम अपने सिपाही के साथ खड़े हैं। सर, इस मौजूदा हालात में इस वक्त हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए, और इसका ज़िमनी सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एपीसी का हिस्सा होगी। मोदी ने दूसरे दिन एपीसी बुलाई, दूसरे ही दिन इंडिया के अंदर उसने अपनी अपोजिशन से राब्ता किया, उन्होंने एनवॉयज इकट्ठे किए, उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा, हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने कॉन्वॉयज जो है वो एनवॉयज भेजे, लीगल फ्रंट पे दिफा के हवाले से। इधर 1.5 दिन तक हिंदुस्तान की धमकी का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जवाब देता है तो वजीर आजम नाम नहीं लेता, वजीर आजम का बड़ा भाई जो पार्टी का हेड है वो लंदन से चलता है, हालात बड़े खराब हो गए हैं, बट जैसे कोई साफी पूछता है जनाब मियाँ साहब के मुंह जो जबान नहीं हिलती, जवाब नहीं कोई निकलता। ठीक है जी, अच्छा क्या कर रहे हैं ये उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए? कितने एनवॉयज इन्होंने भेजे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूएन में, कॉमनवेल्थ में, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जहां वो इंडियंस के फॉल्स प्रोपेगेंडे का सामना कर सकें। तो क्लूलेस है, समझ ही नहीं आया। मैं बाजे में इन्होंने बहा दिता गया सी ना, बस ठीक है तुम बह जाओ तो काम चलाओ। ये कहते हैं कि somebody else will take care of this for them. It is not like that. सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए इस वक्त, एपीसी बुलाए हुकूमत, और साथ इमरान खान साहब को बुलाए उसके अंदर, ताकि कौम की यूनिफिकेशन जो है वो दुनिया देखे। और इमरान खान नहीं होते तो क्या पीसी इसका हिस्सा नहीं होंगे आप? देखिए, इसका फैसला तो पॉलिटिकल कमेटी और इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं, मगर ये है कि इमरान खान के बगैर एपीसी बेसूद होगी ना जी, बेनतीजा होगी जी। अच्छा सर, मुझे कि अब्दुल समद याकूब के बारे में भी बता दीजिए, आपके जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनसे ये सवाल कर तो रही हूँ, आजकल भारतीय मीडिया पर जिस तरह के प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, ऐसे में जब भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये जाकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस पर क्यों आपकी पार्टी एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ? मैं नहीं जानता जी इन साहब को, मुझे कल किसी ने कोई क्लिप भेजा है जी, तो मैंने देखा है, शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, मगर मैंने उनको कभी पिछले 1.5-2 साल के दौरान किसी मार्च में, किसी रैली में, किसी जलसे में, मेरे ज़हन में नहीं है। मैंने वो आगे पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं पुराने, उनको भेजा है कि कौन है और एक ही कह रहा है, कोई गल्ला जड़ियां ने, वो कोई मतलब है। देखें, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, खान के आपने अल्फाज देखे जो खान का पैगाम आया, खान साहब ने कितना मतलब स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। इतनी मुखालफत, इतनी नाराजगी के बावजूद खान ने कैसे अल्फाज चुने हैं कि यार तकसीम का अमल करने वालों को चाहिए कि वो ऐसे काम बंद कर दें जिससे कौम में तकसीम पैदा। कितने मतलब आला किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया सारी सिचुएशन में, यूनिफिकेशन का पैगाम दिया। तो अगर कोई आदमी जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, देखें ना, नाराजगियां, लड़ाइयां हैं और रहेंगी, जो जुल्म मजालिम हमारे साथ हुए हैं वो तो चलेगा काम, मगर बहरहाल मुल्क है तो सब कुछ है। इमरान खान साहब ये कहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कोई बात भी करेगा तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन है। अब्दुल समद याकूब के खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, तो मेरे तो पूरा वो एक हायरार्की या जो भी वो कोई इन साहब का मेरे विंग में तो कोई ओहदा इनके पास नहीं है। सो ही डज नॉट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विंग, नॉट एट ऑल। मदर पार्टी में भी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस उसमें है, मगर बहरहाल चीजें हमारे तक पहुंची हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब फॉरवर्ड करनी है, उस पर आज वो कोई फैसला करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला वो पब्लिश करेंगे। चलें, ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो भारत हमेशा इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और पाकिस्तान के ऊपर इसके इल्ज़ामात डालता है, लेकिन कश्मीर में भारत कब से क्या क्या कर रहा है, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। दिन, हफ्ते, महीनों और साल की कहानी नहीं है, ये 7 दिहाइयों से भी ज़ायद पर मबनी जुल्म की दास्तान है जो भारत मकबूजा कश्मीर में रकम कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जबर के साए गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं। कई नस्लें हैं जिसने इस जुल्म के साए में आँख खोली है, जिनका बचपन संगीनियों के पहरों में गुजरा है, जिनकी जवानी भारतीय पाबंदियों ने जकड़े रखी है। भारत ने अपनी मक्कारी से नाज़रीन ज़मीन का खित्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन वो इस पर बसने वालों को कभी अपना नहीं बना सका, उनके ज़मीर नहीं खरीद सका, उनके दिलों पर कब्ज़ा नहीं कर सका, उनकी सोच पर काबिज़ नहीं हो सका। कश्मीरी जो रोज़े अव्वल से भारत के साथ जाना नहीं चाहते थे, भारतीय जुल्म और सितम से तंग आकर 1989 में बंदूक थामने पर मजबूर हुए, अपने हक के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया और सिर्फ 5 साल बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 में एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक भारत की जाबिर अफवाज ने इन 5 बरसों में 17,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की शामिल थी। भारत के अपने सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इन 5 सालों में 5,000 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इंसानी हकूक़ के इदारों के मुताबिक गिरफ्तारियों की असल तादाद 4 गुना ज़्यादा थी, यानी 20,000 से ज़ायद। अक़ूबत खानों में इन गिरफ्तार कश्मीरी नौजवानों पर अज़ियतनाक तशद्दुद किया जाता है, नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, नाजुक आज़ा को निशाना बनाया जाता है, करंट लगाया जाता है, जिस्म को काटा जाता है, उन पर नमक छिड़का जाता है। ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं इंसानियत शर्मा जाए। ऐसे जुल्म पर कोई कैसे बंदूक ना उठाए, क्यों अपनी हिफाजत के लिए हथियार ना थामे, क्यों आज़ादी के लिए जिद्दोजहद ना करे, क्योंकि ये 1-2 वाक़यात नहीं है। मकबूजा कश्मीर के हर घर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में यही कहानी है। ये जुल्म नाज़रीन सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है, घरों को संभालने वाली ख़वातीन हों, शादी के इंतज़ार में बैठी हुई बहनें हों, या स्कूल जाती हुई कमसन कश्मीरी बच्चियाँ हों, सब इसका निशाना बने। इन मुसलमान कश्मीरी बहनों की पुकार पर कोई मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आएगा, महमूद गजनवी और सलाउद्दीन अयूबी तो लब्बैक नहीं कहेगा, लेकिन कश्मीर की इस मिट्टी से बुरहान मुजफ्फर वानी ज़रूर निकलेगा, अशफाक मजीद वानी, मकबूल बट खड़ा होगा, सैयद अली गिलानी इनकी क़यादत और रहनुमाई करेगा। वक्त बदलेंगे और वक्त बदलने के साथ साथ चेहरे बदलेंगे, लेकिन मकसद नहीं बदलेगा, हौसले नहीं टूटेंगे, जिद्दोजहद आज़ादी यूं ही चलती रहेगी। नाज़रीन, इन 70 सालों में जंग के तरीक़े बदल चुके हैं, लेकिन भारत के हथकंडे नहीं बदले हैं। बेगुनाह कश्मीरियों को घर से बुलाकर गिरफ्तार करना और फिर जाली मुकाबलों में शहीद कर देना, ये सिलसिला अब तक रुका नहीं है। पहलगाम हमले के बाद यानी 26 अप्रैल को काबिज़ अफवाज ने फिर ऐसी हरकत की, एक बेगुनाह कश्मीरी अल्ताफ़ लाली को हुर्रियत कमांडर करार दिया और शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया ने इसको काबिज़ फ़ौज की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, लेकिन सच तो सच है ना, लाख छुपाए छुपता नहीं है। शहीद अल्ताफ़ लाली के भाई और अहले खाना ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। सिर्फ बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को शहीद नहीं किया जा रहा, उनके सरों से छत भी छीनी जा रही है, घरों में मिसमार किया जा रहा है, मोहल्ले के मोहल्ले गिराए जा रहे हैं। पहलगाम हमले की आड़ में अब तक दर्जनों घरों को जमीन बोस किया जा चुका है। नाज़रीन, सर से छत कब छिन जाए कोई नहीं बता सकता, किसी को कोई इल्म नहीं है। काबिज़ फ़ौज कब गोली मार दे कुछ पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत कम नहीं होगी। यही मोहब्बत है जो भारतीय सरकार और मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही। गोदी मीडिया मकबूजा कश्मीर पर हमला आवर है, गली गली कूचा कूचा जाकर कश्मीरियों पर सवालात की बौछार हो रही है। तलाश है तो बस किसी एक ऐसे जुमले की जो भारत जिंदाबाद का नारा लगा दे, लेकिन वो कश्मीरी ही क्या जो भारत को जिंदाबाद बोल दे। कश्मीरियों की पाकिस्तान से ये जो मोहब्बत है ना नाज़रीन, ये बेवजह नहीं है। इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इसकी बुनियाद वो हिमायत है जो पाकिस्तान रोज़े अव्वल से मकबूजा कश्मीर और उसके बासियों के लिए करता है। और मुझे यकीन है कि जल्द वो दिन आएगा जब भारत को मुँह की खाना पड़ेगी, तकसीम की ये लकीर मिट जाएगी। दुनिया में आज़ाद और मकबूजा नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर होगा। लाल चौक पर तिरंगा नहीं बल्कि सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। और इस दिन आज़ादी की ये जो पूरी दास्तान है ना, मैं पहलगाम की हसीन वादियों से आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।